बच्चों, जीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का लेक्चर होने वाला क्लास 10th और साइंस में, जो कि आपका पढ़ेंगे आज हम क्रांतिक कोड के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में और जो जैसे हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जो आपकी प्रवेश करती है तो उसके लिए जो प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे हम लोग, अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीन चीज़ आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रांतिक कोड वो क्या होता है, क्रांतिक कोड क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं क्रांतिक कोड के बारे में। देखो, क्रांतिक कोड, क्रांतिक कोड वैसे होता क्या है, क्रांतिक कोड किसे कहते हैं, क्रांतिक कोड की परिभाषा आप कैसे बता सकते हो। तो देखो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड, जैसे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में जो आपका अपवर्तन कोड होगा वो 90 अंश हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि एक बार, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोड का मान 90 अंश हो। तो आपको चित्र बनाएंगे, उससे दिखाएंगे और परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड, आपतन कोड को काहे से लिखते हैं बच्चों, आपतन कोड को लिखते हैं हम लोग आई से। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में जो आपका अपवर्तन कोड है, ये आपतन कोड के बाद जो अपवर्तन कोड आर होता है, अपवर्तन कोड इसको काहे से लिखते हैं बच्चों, तो इसको लिखते हैं हम लोग आर से। अपवर्तन कोड 90 अंश का हो, 90 का हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोड। अब यही परिभाषा आप लिखोगे एग्जाम में, अगर आ गई तो आप ये वाली परिभाषा लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर इसका चित्र की बात की जाए तो वो कैसे बनेगा। देखो, हमें क्या पता भैया, सघन माध्यम, ये आपका सीमा पृष्ठ हो गया। इधर आपको लेना है कौन सा माध्यम, पहले सघन माध्यम, और इधर कौन सा लेना है, तो इधर हमें बच्चों विरल माध्यम लेना है। तो सघन माध्यम में हमें आपतन कोड एक बनाना है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया, ये तो आपका पता होगा अभिलंब। इससे पहले वाले जो हम लोगों ने पढ़ाया आपको, अब प्रकाश का अपवर्तन, वो वाले चैप्टर से याद कर लीजिए, पूरा अच्छे से बताया हमने। ठीक है, तो इस सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड जो आपका आई होगा, वह आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोड वो कितने का होना चाहिए बच्चों, तो वो बेसिकली 90 अंश का होना चाहिए। ऐसे ये होता है आपका, देखो 90 नहीं हो रहा, आपका जो ये आर होगा वो कितने का होगा, 90, आर का 90 अंश का हो, यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोड वो कितने का हो बच्चों, तो वो होना चाहिए 90 का। 90 का मतलब है 90 अंश का होना चाहिए। 90 अंश कब बन नहीं था इसके साथ 90 अंश। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोड। ठीक है, इसी में 2-4 पॉइंट हम आपको लिख रहे हैं, जिसे हम लोग काहे से सी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो हम कहेंगे क्रांतिक कोड ये वाला है कि ये वाला है, तो कैसे समझोगे कि क्रांतिक कोड आई है कि याद है। तो बच्चों, परिभाषा ही बता रही कि विरल सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोड का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोड कहलाता है। यानी कि जो सघन माध्यम में बना आपतन कोड होगा वही आपका
क्रांतिक कोण होगा। तो यानी जो आई बराबर वो काहे के होगा बच्चों, तो वो होगा सी के बराबर। जो आपका आपतन कोण होता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये रही आपकी परिभाषा और इसे सी से लिखते हैं, ये सारा कुछ इसका हो गया। ठीक है, ऐसे होता है आपका क्रांतिक कोण। अब अगर बात की जाए बच्चों क्रांतिक कोण के अलावा, जैसे आपका आता है इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, आपने परावर्तन तो पढ़ा, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आई होगी, तो आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या होता है, इसको हम आप ऐसे समझा सकते हैं, आप परिभाषा बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखो 3 चित्र हम बना रहे हैं, इधर 1 2, ठीक, एक ये 3। इसमें सीमा पृष्ठ हो गई, ये आपका अभिलंब मैं नाम दे रहा हूँ अभिलंब, ये भी आपका अभिलंब हो गया, और ये भी आपका मान लेते हैं अभिलंब है। ठीक है, तीनों में हम माध्यम ले रहे हैं। सबसे पहले सघन, फिर विरल, फिर इधर आपका हो गया सघन, फिर हो गया इधर बच्चों विरल। ऊपर हम लोग कौन सा माध्यम ले रहे हैं, सघन माध्यम ले रहे हैं, और नीचे कौन सा ले रहे हैं, तो नीचे आपका विरल हो गया। मैंने बताया था सघन में आपका जैसे कांच आ जाता है, द्रव आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लेकिन जो आपका विरल होता है इसमें निर्वात या वायु आ जाती है। ठीक है, तो देखो अगर सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण विरल में जाएगी तो क्या होती है, हमने बताया था बच्चों क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो बच्चों ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर चली जाती है। इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये आपका आई, ये आपका आर। अगर हम बच्चों यहाँ पे कुछ काम करें, क्या, अगर हम आई का मान और बढ़ा दें, ये कोण अगर 10 अंश का अगर थोड़ा सा और बड़ा करें तो आर का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कहोगे सर जी बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम आई का मान बढ़ाएं तो आर का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और थोड़ा सा चलो इसमें हम बढ़ा के दिखा दे रहे हैं, ये इधर हो गया, तो और ये हमारा ऐसे बन गया, कितना बन गया बच्चों, ये तो सर जी क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। इतना बढ़ाएं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के तो सर जी क्रांतिक कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम इसको और बढ़ा दें, इसको हम बच्चों और बढ़ा दें तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इससे इसी को कहते हैं बच्चों पूर्ण, समझा रहे हैं अभी, आंतरिक इसी को बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर वह सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। या फिर ऐसे, यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके लिए जो ऐसी स्थिति आएगी जिसमें से आपका जो संपूर्ण प्रकाश है उस विरल माध्यम में जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। आप ये बता सकते हैं। ठीक है, या फिर एक परिभाषा ऐसे बता सकते हैं हम लोग, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तब वहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, आप तो आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, क्रांतिक कोण 90 था वहाँ पे बन रहा था, उससे भी अधिक कर दें, आई का मान उससे भी अधिक कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, सब भी संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, लिख देते हैं, यदि हम, आप लोग लिख लीजिए, यदि हम आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक
कोण से अधिक कर दें। इतनी बात तो समझ में आ रही है। यदि आपतन कोण का मान, यानी कि आपतन कोण बच्चों का है आपका I, इसका मान क्रांतिक कोण क्या है C से अधिक कर दें तो संपूर्ण जो आपका प्रकाश होगा, संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर नहीं जाता, वह क्या होता है बच्चों, सघन माध्यम में ही क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये हो गया आपका पूर्णांतरिक परावर्तन। इसी घटना को हम लोग पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका हो गया। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, बेसिकली ऐसे समझो, जैसे हम मान लेते हैं पहले वाले में माध्यम पहला, पहले वाले माध्यम में हम क्या ले रहे हैं बच्चों, वायु ले रहे हैं। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं। अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V। एक ये फार्मूला होता है जहाँ पर C आपका होता है, पता बच्चा, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, इतना होता है। C आपको तो पता है प्रकाश की चाल, इस पता है वैल्यू कितनी होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब ये हो रहा है, अगर हम एक बाल्टी जल ले लें और उसमें से किसी भी लाइट को गुजारें तो उस जल के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो उसको हम लोग V से लिखेंगे। जो आपका n होगा ये आपका क्या बताएगा, ये आपका अपवर्तनांक बताएगा बच्चों, ये आपका अपवर्तनांक बताएगा n, ठीक है। तो ये हो, देखो अगर हम पहले माध्यम को वायु मान लें, दूसरे को कोई भी माध्यम मान लें, ठीक है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कहा जाता है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कहेंगे। पहला माध्यम आपका ऐसे लिखते हैं, माध्यम पहला आपका क्या है, वायु या निर्वात है, ठीक है। और दूसरे माध्यम को हम लोग जल या कुछ भी मान ले रहे हैं। कुछ भी का मतलब है कि जल मान ले रहे हैं या लिक्विड मान ले, कुछ भी है वहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे माध्यम को वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक माना जाता है। दूसरे माध्यम को वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक माना जाता है। या फिर एकदम सरल शब्दों में आप कहोगे तो बच्चों ये कहोगे 2n1 ऐसे, या फिर 2n1 का मतलब या 1n2 का मतलब समझ लो, ऐसे ऐसे कहीं पे लिखा होगा। तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, आप एकदम सरल ऐसे कह दोगे, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे अगर हम कह दें बच्चों 2n1 बराबर C/V, ऐसे भी हम लगा सकते हैं इसको। या फिर अगर इसी में आ जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर अलग अलग अपवर्तनांक निकालने की बारी आ जाए, उसमें कैसे लिखोगे, तो 2n1 को हम क्या कह सकते हैं, जो पहले है, ठीक है, उसको नीचे कर दो, तो n1/n2 ऐसे, पहला माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे का अपवर्तनांक। अब इसमें एक बारी आती है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि बच्चों वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कुछ दे रखा हो
और जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कुछ हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में अगर कह दें बच्चों 1n2 का मतलब आप समझ रहे हो, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो इसमें से आप कैसे हल करोगे, तो जो पहले दे रखा हो उसको भाग नीचे कर दीजिए, तो नीचे मतलब भाग में कर दीजिए ऐसे, और जो दोबारा दे रखा हो उसको ऊपर कर दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है। जो पहले दे रखा हो उसको नीचे कर दीजिए, जो बाद में उसको ऊपर कर दीजिए। जैसे आपसे कह दिया जाए ANG बराबर है, तो इसमें आप कैसे निकालोगे, जो पहले है उसको नीचे कर देना है, तो NA और इसको NG कर देना है हमको। ठीक है, ये हमें काम करना है। तो अगर हमें ये वाला फार्मूला बनाना आ गया तो बच्चों हम लोग आसानी से सवालों को कर सकते हैं। जो पहले दे रखा हो उसको बाद में कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लेते हैं आपका x है ठीक है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक y है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, ये यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो हमें अगर कह दें बच्चे जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का, W हो गया आपका वाटर और G हो गया ग्लास, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप इसको कैसे बताओगे। तो बच्चों आप देखो जो पहले दे रखा है इसको हमें नीचे करना है, तो ये हो जाएगा NW हो जाएगा जो बाद में दे रखा है उसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो NG वाला देखो कौन सा फार्मूला, ये है ना NG वाला, तो इसको NG, ये तो दोनों में कॉमन है तो आप ए लगा सकते हैं। तो NG वाले को हमें भैया कितनी वैल्यू पहले x है और NW की वैल्यू कितनी है y है। बस यही आपका सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई। समझ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस के संबंधित सभी हम लोग जो उसके प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और चिन्ह पर पार्टी भी देखेंगे, और लेंस का जो फार्मूला होता है उसका भी हम डेरिवेशन, तो बच्चों उसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। ठीक है।